साइची एक मोटा, घिनौना, अकेला हारा हुआ था जिसे सब उसके रूप के कारण तंग करते थे। एक दिन दुनिया के भगवान ने घोषणा की और सबको शक्ति देकर नई दुनिया में भेज दिया। सबके टेलीपोर्ट होने पर भगवान ने उसे एक खास हुनर दिया जिससे वह रहस्यमय फल खाकर एक आकर्षक पुरुष में बदल गया, जिसने अंततः देवी से विवाह किया। नई दुनिया में पहुंचने के बाद साइची 5 दिनों से भूखा प्यासा था जब उसके सामने एक कीड़ा आया। वह उसे पाने की बेताब कोशिश कर रहा था कि उसके सिर पर कुछ लगा और उसने सामने एक फल देखा। विश्लेषण के बाद मूल्यांकन प्रणाली इसे विकास का फल बताती है। उसे यह धोखा लगा पर उसने एक निवाला लिया और तुरंत उल्टी कर दी। उसके सिर में एक आवाज आई, फल के प्रभाव अब सक्रिय होंगे। सदमे में बैठ जाता है, यह सोचकर कि वह मरने वाला है, लेकिन कुछ नहीं होता। साइची घूमकर देखता है कि बंदर नाच रहे हैं और उन्हें 120 स्तर का बताता है। वे अपने ठिकाने से चले जाते हैं। वह उनके छोड़े हुए विकास के फल और दुनिया की सबसे अच्छी रिकवरी पोषण अपने बक्से में रखने का फैसला करता है। हफ्ते भर वह विकास के बाकी फल खाता रहा जब तक उसके पास सिर्फ 2 नहीं बचे और बंदर उसका खाना चुराने के लिए उसे पीटने वापस आ गए। वह ठीक होने को अमृत पीता है पर बंदर तेजी से लपक कर उसे गिरा देता है। वह उसे खाने के लिए उसके शरीर की ओर बढ़ता है पर खेल को भी उसकी बदबू घिनौनी लगती है और सामने खजाना और एक किताब गिरती है जिसे वह पढ़ता है और उद्घोषक उसे बताता है कि उसका विकास अब शुरू होगा। इससे पहले कि उसे पता चलता वह पतले शरीर के साथ जागा। उद्घोषक सभी कौशलों में 1000 जोड़ता है जिससे वह सबसे शक्तिशाली बन जाता है, जबकि 10 में से 9 इवोल्यूशन बाकी हैं। बंदर मारने के बाद भी उसका स्तर एक ही है, इसलिए वह अपनी नई सुपर स्पीड क्षमताओं और गिलोटिन किक के साथ स्तर 300 के राक्षसों का शिकार करने दौड़ता है ताकि अपना स्तर और इवोल्यूशन बढ़ा सके। लेकिन चाहे वह कितनों को भी हराए, उसका स्तर नहीं बढ़ता, इसलिए वह खजाने और विशेष क्षमताएं जुटाने का फैसला करता है। इस दौरान उसने पौराणिक खंजर भी हासिल किए और भेड़ियों का इतिहास पढ़ा। उसका विकास फिर शुरू हुआ और एक हफ्ते तक राक्षसों का शिकार करने के बाद अब केवल एक विकास बचा है। लेकिन इससे पहले कि वह संभले, बंदरों ने उसे फिर घेर लिया। एक विशाल लाल बंदर उसे लड़ने को कहता है। साइची पूछता है कि क्या वह मना कर सकता है, पर बंदर मना कर देता है क्योंकि वह बदसूरत है। साइची ने बंदर को 700 स्तर का राक्षस पाया और खुद को दुश्मनों से घिरा देखा। लाल बंदर ने जमीन पर एक विशाल मुक्का तैयार किया पर साइची अपनी अविश्वसनीय गति से बच निकला। बंदर चकित था क्योंकि उसके पहले वार से कोई पहली बार बचा था। जो भी हुआ, अब तक सब कमजोर थे, इसलिए उसे उससे प्यार हो गया। युद्ध जारी है। साइची पलटवार की कोशिश करता है पर लाल बंदर उसकी ओर गायब होता है और उसे मैदान पार मुक्का मारता है। यह वार उसे लगभग मार ही डालता है और साइची मरने से पहले अपनी आखिरी एचपी पर टिका रहता है। लेकिन लाल बंदर उसे मारता नहीं है। इसके बजाय वह अपना परिचय सेरिया के रूप में देती है। साइची सोचता है कि उसका नाम किसी खूबसूरत लड़की जैसा क्यों है और उस पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन बंदर उसकी तारीफ करते हुए आसमान की ओर उछल पड़ता है और उसे खत्म करने के आखिरी प्रयास में उसकी ओर झपटता है। अपनी मौत करीब जानकर साइची ने बंदर को अपनी प्रचंड शक्तियां दिखाने का फैसला किया और पहली बार अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन पानी उस पर गिर गया। हमला करता है। मुक्कों की बौछार उसे लगभग बेहोश कर देती है पर उसे स्कूल में सुअर कहकर चिढ़ाना याद आता है। अपनी हताशा में उसे एहसास होता है कि इस लड़ाई को खत्म करने के लिए उसे एक क्षमता चाहिए। जैसे ही आखिरी मुक्का उसे खत्म करने को होता है, वह बगलें उठाकर अपनी घिनौनी गंध छोड़ता है। बंदर का मुक्का रुक जाता है। सेरिया कहती है कि वह उसे ले जाकर शादी करेगी, मगर यह उस भविष्य से बिल्कुल अलग है जो उसे याद था। वह सोचता है कि सब ऐसे कैसे हो गया। सेरिया उसे अपने घर लाती है और खाने को कहती है, पर साइची उसे समझाता रहता है कि वह इंसान है और वे शादी नहीं कर सकते क्योंकि वे बिल्कुल अलग प्रजाति के हैं। हालांकि खाना इतना अच्छा है कि वह अपनी कई बातें भूल जाता है और सेरिया को अपने कपड़े सिलते देखता है। वह उसे बताता है कि गोरिल्ला से शादी करने पर वह अच्छी पत्नी बनेगी, पर वह कहती है कि उसे उससे ही शादी करनी चाहिए। सेरिया के साथ हफ्तों फंसे रहने के बाद वह उससे बचने का तरीका सोचता है और पाता है कि उसके पास भागने की जगहें हैं। सेरिया उसकी योजना में बाधा डालती है, यह कहकर कि वह इतना बदसूरत है कि किसी इंसान लड़की को डेट नहीं कर सकता, इसलिए उसे बंदर को ही डेट करना चाहिए क्योंकि वह उसी जैसा दिखता है। बाद में उसकी महान भागने की योजना शुरू होगी, पर एक विशाल मकड़ी उसे मारने को तैयार है। सेरिया खतरा भांपती है और मकड़ी को आसमान में मुक्का मारती है। उसके ठीक होने पर पूछने से उसे उसकी सच्ची परवाह का एहसास होता है। वह हमेशा उसके लिए चिंतित रही, फिर भी वह उसे सिर्फ प्रजाति के अंतर के कारण ठुकराता रहा। इसी बीच नीचे एक कंकाल बैठा है जिसे याद है कि उसने मानवता में विश्वास खोकर इस दुनिया को शाप दिया था। वह चाहता है कि कोई उसे इस अंधेरे से बचाए। साइची सेरिया के साथ दिन बिताता रहता है, सोचता है कि यह उतना बुरा नहीं है।
हालांकि वह उसे बताती है कि वह अपने भावी पति के लिए विकास के फल ढूंढ रही है। वह इसके बारे में कुछ भी जानने से इनकार करता है, लेकिन सेरिया उसे बताती है कि वे व्यक्ति को अपनी जाति के शिखर पर पहुंचाते हैं, बशर्ते वे उनमें से 11 न खाएं, वरना वे मर जाएंगे। वह कहती है कि जिसने भी उन्हें चुराया उसे वह मार डालेगी, लेकिन साइची घुटनों के बल बैठकर उसे न मारने की विनती करता है। इससे सेरिया उसे और शादी करने के लिए और प्रेरित होती है, लेकिन जब वह चिल्लाता है कि उसे यह नहीं चाहिए तो वह उससे पूछती है कि क्या वह उससे नफरत करती है। वह उसे बताता है कि वह उससे नफरत नहीं करता, लेकिन सेरिया बाकी की परवाह नहीं करती और अब उससे शादी करने को तैयार है। उसके जाने के बाद साइची भागने का अपना एकमात्र मौका लेता है और जंगल में भाग जाता है। दूसरे ग्रह पर देवता ने स्कूली छात्रों को बताया कि वे ही अपनी अद्भुत शक्ति से इस दुनिया के दानव राजा को हरा सकते हैं, लेकिन हफ्तों तक सिर्फ प्रशिक्षण चला और कमांडर ने उन्हें जंगल में मरने से पहले प्रशिक्षण जारी रखने को मजबूर किया। साइची अपनी आजादी के लिए भाग रहा है, पर सेरिया ने उसे पकड़ लिया है। वह उसेन बोल्ट की तरह दौड़ते हुए चिल्लाती है, उधर मत जाओ। साइची फिर कभी उसका कैदी नहीं बनेगा और अपनी त्वरित गति से उससे तेजी से गायब हो जाता है। वे भागते रहते हैं जब तक साइची लाल हवा से भरी एक गुफा के प्रवेश द्वार के पास नहीं पहुंच जाता। सेरिया की चीख सुनकर उसे अंदर जाना ही पड़ता है और कुछ देर तलाशने के बाद उसे एक कंकाल सिंहासन पर बैठा दिखता है। कंकाल उसका स्वागत करता है, कहता है कि इतनी दूर आने के लिए वह काफी मजबूत होगा। जब साइची कंकाल का मूल्यांकन करता है तो वह देखता है कि यह केवल एक लेवल 1 डार्क लॉर्ड है। वह अपनी कमजोरी पर हैरान है, पर डार्क लॉर्ड कहता है उसे धोखा दिया गया था। फिर से देखे, डार्क लॉर्ड पल भर में पीछे गायब हो तलवार के एक वार से मारने को तैयार है। अंतिम क्षण में सेरिया उनके बीच आकर साइची की जान बचाने के लिए खुद पर वार ले लेती है। साइची उसे थामे रहता है और वह कहती है कि उसे खुशी है कि वह उसे बचाने के लिए समय पर पहुंच पाई। वह उसका नाम चिल्लाता है, कहता है कि वह ठीक करने वाली दवा लाएगा, पर वह कहती है कि उसे खुशी है कि उसने आखिर उसका नाम लिया, क्योंकि वह मर चुकी है। वह कहती है कि वह अपनी खास क्षमता के कारण ही बात कर पा रही है, पर यह ज्यादा देर नहीं चलेगी। वह सोचता है कि उस जैसी कोई उससे प्यार क्यों करेगी, खासकर जब वह उसे लगातार बुरी बातें कहता था और अपने बराबर भी नहीं समझता था। सेरिया के लिए साइची ही एकमात्र था जिसने उससे सामान्य व्यवहार किया। उसे पसंद आया कि कोई उसे सामान्य मान रहा था। वह उससे अंतिम अनुरोध करती है कि वह उसके लिए मुस्कुराता रहे। डार्क लॉर्ड उनके बेतुके प्यार से क्रोधित है। साइची तलवार निकालता है, कहता है कि वह इसके बारे में कुछ नहीं जानता। वह उसके पीछे गायब हो हड्डी तलवार से उस पर वार करता है। साइची चीखता है कि सेरिया ऐसी दयालु लड़की थी जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसके दिमाग में उनके साथ बिताए पल कौंध जाते हैं और वह चिल्लाता है कि वह सेरिया से प्यार करता था। वह उसके शब्द सुनती है और एक सुनहरी चमक उसे घेरने लगती है। वह अपनी जादुई शक्ति से डार्क लॉर्ड की ओर पानी की धाराएं भेजता है, लेकिन वे सब उसके जादुई शून्य में समा जाती हैं। डार्क लॉर्ड अपनी हार मान लेता है और कहता है कि इस कैद से आजाद होने में मदद के लिए वह उसका आभारी है। साइची अपनी आंखों के सामने डार्क लॉर्ड को अपने प्रियजन के साथ मिलकर गायब होते देखता है। साइची सेरिया की ओर दौड़ता है और वह उसे बताती है कि वह सच में उसकी पत्नी बनना चाहती थी। वे एक दूसरे को चूमते हैं। आंसू बहाते हुए वह उसे धन्यवाद देती है। वह और चमकती है, पर उसे वहाँ सबसे सुंदर लड़की दिखती है। वह उसकी ओर दौड़कर गले लगती है, पूछती है क्या वह उसे पहचानता है। यह सेरिया है और साइची को एहसास होता है कि वह सबसे खूबसूरत देवी के साथ था। उन्होंने डार्क लॉर्ड की दुखद कहानी पढ़ी। साइची ने कहा कि वे उसे उसके प्रियजन से मिला पाए। उन्होंने खजाना खोला और उसने सेरिया को ढकने के लिए पोशाक दी। देवतुल्य उद्घोषक उसे पावर अप देता रहा और सेरिया ने पूछा कि उसे क्या मिल रहा है। वह उसे बताता है कि यह स्वर्ग का उपहार है, पर उद्घोषक उसे अंतिम जानकारी देता है। उसे मिला अनुभव अब उसे विकसित होने देगा। विकास के बाद उसकी आंखें, आवाज बदल जाती हैं और वह लंबा हो जाता है। सेरिया वादा करती है कि वह जहां भी जाएगा उसके साथ रहेगी, पर एक रहस्यमय जानवर उन्हें टोकने आ जाता है। वह उन्हें डार्क लॉर्ड को हराने के लिए पुरस्कृत करता है और नए कपड़े देता है। उन्हें टेलीपोर्ट कर दिया जाता है और वे घास से भरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। साथ मिलकर वे अपने नए साहसिक कार्य को शुरू करने के लिए निकल पड़ते हैं। शहर पहुंचने से पहले उनका एक स्लाइम से सामना होता है। साइची उसे एक ही वार में खत्म कर देता है। वह लेवल अप होता है और उसकी आंखों से रोशनी चमकती है। हेलमेट काली पोशाक में बदल जाता है। अंदर से एक नोट गिरता है। भेड़ उसे स्तर बढ़ने पर बधाई देता है और बताता है कि यह हेलमेट उसके साथ विकसित हुआ है जो उसकी राक्षसी ताकत को छिपाएगा। लेकिन जाने से पहले वह उसे एक अंतिम आश्चर्य देता है और इस पत्र को उड़ा देता है। वे आखिरकार शहर पहुंचते हैं और साइची एक स्थानीय व्यक्ति से साहसी संघ के बारे में पूछता है। हालांकि वह आदमी उसे चेतावनी देता है कि उसे गिल्ड जाने से बचना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि यह बहुत भयानक होगा। वह आदमी उनका राजधानी में स्वागत करता है और वे उसकी सलाह को पूरी तरह से नजरअंदाज कर गिल्ड जाने का फैसला करते हैं।
साइची को लगा कि यही गिल्ड है और उसने फिर दरवाजा खोला। उसने देखा कि यह गिल्ड सिर्फ पागलों से भरा है और सेरिया ने अंदर देखने को कहा। साइची उसके साथ भागने ही वाला था, तभी गिल्ड मास्टर आया और अपनी मांसपेशियां दिखाते हुए उन्हें गिल्ड में पंजीकरण के लिए आमंत्रित किया और अपनी ताकत से धीरे धीरे अंदर धकेल दिया। गिल्ड मास्टर ने मिसेस प्लॉट को नए सदस्य एरिस रिसेप्शनिस्ट के बारे में बताया। सेरिया ने उसे गिल्ड में पंजीकरण कराने को कहा, यह सोचकर कि बाकी सब यहाँ मजे कर रहे हैं। वे गिल्ड में शामिल होते हैं, पर 3 डाकू अंदर आकर साइची को छेड़ने लगते हैं। वे उसे पकड़कर कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए उनके साथ चले। वे आदमी उसे अपनी लाठियों के साथ बाहर ले जाते हैं और एक हट्टे कट्टे आदमी के पास लाते हैं। वे उसे अपना चोगा उतारने पर मजबूर करते हैं और सब सोचते हैं कि वह बहुत आकर्षक है। साइची पूरी तेजी से उनसे भागता है। मास्टर प्रभावित है कि वह सब के बाद भी लौट आया, क्योंकि ज्यादातर नए लोग बचते नहीं। गिल्ड मास्टर उन्हें पैसे जुटाने का पहला मिशन बताता है और उन्हें साथ जाने वाली सुपीरियर आर्टोरिया से मिलवाता है। साइची आर्टोरिया को देखता है। आर्टोरिया उन पर चिल्लाती है कि वह उनके साथ कभी रोमांच नहीं करेगी, पर मास्टर कहता है कि वह उन अजीब डाकुओं से बच गया तो उसकी आपदा से भी बच जाएगा। वह अनिच्छा से मदद को मान जाती है और अपना परिचय आर्टोरिया द कैलेमिटी के रूप में देती है। वे अपनी पहली खोज के लिए एक अनाथालय जाते हैं। साइची आर्टोरिया के साथ घूम रहा है और सोचता है कि वह सबसे इतनी आगे क्यों है। एक लड़का दौड़कर गिरा, आर्टोरिया उसे संभालने लगी, तभी पीछे से लट्ठे उन पर गिरे। साइची उन्हें देखने दौड़ा, पर देखा कि आर्टोरिया को पहले से ही अनहोनी का आभास था। वह खुद से निराश है। अगले अभियान पर निकलते ही साइची खंडहरों की ओर बढ़ा और सब उस पर गिर पड़े। आर्टोरिया निराशा में घुटने टेकती है। उसे लगता है यह सब उसकी गलती है, क्योंकि उसे हमेशा विनाश से जोड़ा गया है। उसने माता पिता की मौत का दोष भी खुद को दिया। इस श्राप के कारण वह किसी पर निर्भर हुए बिना अकेली रही। साइची का हाथ मलबे से बाहर आता है और आर्टोरिया उस पर चिल्लाती है कि उसने बिना निर्देश के काम क्यों किया, क्योंकि इससे वे सब मारे जा सकते थे। उस पर चिल्लाकर वह भाग जाती है और उसे लगता है कि वह असल में दयालु है। स्कूल में अभी भी ट्रेनिंग चल रही है, पर 5 महीने बाद भी कोई मजबूत नहीं है। बाद में रिसेप्शनिस्ट कि क्या उनके पास रहने की जगह है, पर खानाबदोश होने के कारण उनके पास नहीं होती। आर्टोरिया उन्हें अपने साथ रहने को कहती है और वे खुशी से उसका प्रस्ताव मान लेते हैं। उनकी यात्रा साथ जारी रहती है और आर्टोरिया उसे घर लौटने से पहले और जड़ी बूटियां लाने को कहती है, पर घंटों खोजने के बाद वह 3 गोबलिनों को इंसानों को पकड़ने की बात करते सुनता है। सैती उन्हें टोकने जाता है, पर वे मानव लोक पर कब्जे की गुप्त योजना सुनने के लिए उसे जान से मारने की धमकी देते हैं। वे अपना भीम काय ट्रोल बुलाते हैं, जो पूरी शक्ति से सैती पर वार करता है, लेकिन सैटी के पास हमेशा से एक गुप्त कौशल था, विरोधी के वार को झेलकर उसे ही नुकसान पहुंचाने की क्षमता। वह उनसे जड़ी बूटियों के बारे में पूछता है, पर वे सब मुड़कर भाग जाते हैं। साइटी और सेरिया की अंतिम गिल्ड परीक्षा का दिन आ गया है। आर्टोरिया उनकी देख रेख करेगी। दिन सामान्य रूप से शुरू होता है। सैटी और सेरिया अपने मिशन के लिए एक स्लाइम को हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके वॉर करने से पहले ही स्लाइम टेलीपोर्ट हो जाता है। आर्टोरिया देखती है कि इस पूरी भूमि पर छिपे हुए टेलीपोर्टेशन मंत्र थे। वह उन्हें गिल्ड वापस जाने को कहती है, पर गलती से एक टेलीपोर्टेशन मंत्र सक्रिय कर देती है। साइटी और सेरिया उसे पकड़े हुए उसके साथ अंदर जाते हैं। वे सोचते हैं कि वे कहां टेलीपोर्ट हुए हैं और आर्टोरिया उनसे पास रहने को कहती है और उन्हें एक पत्थर देती है ताकि बिछड़ने पर वे उसे ढूंढ सकें। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, आर्टोरिया के एक पत्थर पर पैर रखते ही फर्श से एक दीवार उठी और उन्हें अलग कर दिया। सैटी घबराकर पूरी ताकत से दीवार पर मुक्का मारता है, पर उसका हाथ ही चोटिल हो जाता है। आर्टोरिया अकेले ही हताशा से लड़ती है। एक मम्मी से लड़ते हुए खून बह रहा होता है और उसे काट गिराने का साहस जुटाती है। साटी और सेरिया आर्टोरिया को ढूंढने का रास्ता खोजने लगते हैं। साटी को एक गुप्त संदूक मिलता है, पर वह उसे अनदेखा कर देता है। संदूक बात करने लगता है, उसे खोलने को कहता है और अंदर से अंग बाहर निकालने लगता है। वह उनकी ओर कूदता है और साटी उसे एक ही वार में नष्ट कर देता है। वे लूट के लिए संदूक के अंदर देखते हैं और साटी को एक दुर्भाग्य की अंगूठी मिलती है, जो पहनने वाले के भाग्य को नकारात्मक 2 से गुणा कर देती है। सेरिया के ठिकाने से एक रोशनी आती है और वह सोचती है कि आर्टोरिया का दिया पत्थर लाल क्यों चमक रहा है। उसी दौरान आर्टोरिया बॉस के अड्डे में घुसती है और ड्रैगन उसे मौत के लिए बुलाता है। जब वह उससे लड़ने को तैयार होती है, उन्हें एहसास होता है कि उसने जो पत्थर दिया था वह तभी लाल चमकता है जब वह खतरे में हो। गाइड स्टोन से उसे ढूंढते हैं। साइटी फिर दीवार पर मुक्के मारता है। सेरिया पूछती है क्या करें, पर वह मारता रहता है। ड्रैगन आर्टोरिया को नष्ट कर रहा है, पर उसका संकल्प दृढ़ है। वह दोस्तों से मिलने तक हार नहीं मानेगी। उसके चारों ओर एक लाल आभा छा जाती है और वह चिल्लाती है कि वह उसे दिखाएगी कि उसका नाम कैलेमिटी कैसे पड़ा। उसकी ऊर्जा फैलती है और उसका रूप बदल जाता है। वह ड्रैगन की ओर झपटती है, लेकिन वह उसे नीचे गिरा देता है। अपनी पूरी ऊर्जा के साथ वह विरोध करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन ड्रैगन 3 ब्लेड फेंकता है, जो उसे दीवार की ओर वापस धकेल देते हैं।
कमजोरी से हताश आर्टोरिया फिर भी ड्रैगन की ओर बढ़ती है। हालांकि वह उसके सीने में छुरा घोंपकर उसे किनारे कर देता है और कहता है कि उसने उसे प्रभावित किया। आर्टोरिया के अंतिम क्षण साइटी और सेरिया के बारे में सोचते हुए बीतते हैं कि जब से उसे यह दुर्भाग्य मिला वे ही दो थे जिन्होंने उसे मुस्कान दी। ड्रैगन आग उगलता है और वह उनके अपनी वजह से मरने के लिए माफी मांगती है। उसे सैटी की आवाज सुनाई देती है जो कहता है वे उसे बचाने आए हैं। ड्रैगन एक और वॉर की तैयारी करता है पर सैटी अपनी त्वरित गति से गायब हो जाता है। वह ड्रैगन के करीब जाने की कोशिश करता है लेकिन ड्रैगन के ऊर्जा हमले उसे रोक देते हैं। ड्रैगन का आकलन करने के बाद सैटी देखता है कि उसका स्तर 5000 से ऊपर है और उसे एहसास होता है कि उसकी खैर नहीं। ड्रैगन अपनी पूंछ मारता है और सैटी मुश्किल से टेलीपोर्ट होकर बचता है। हालांकि ड्रैगन टेलीकिनेसिस का उपयोग करके सैटी को एक जगह पर रुकने के लिए मजबूर करता है और अपनी पूंछ के वार से उसे दीवार की ओर धकेल देता है। सैटी खून की उल्टी कर गिर जाता है। सोचता है उसके कौशल काम क्यों नहीं कर रहे। ड्रैगन घोषणा करता है कि वह इस लड़ाई को खत्म करेगा अपना सबसे शक्तिशाली मंत्र हेल्स इन्फर्नो चलाकर। सेरिया चिल्लाती है कि वह वही जल मंत्र इस्तेमाल करे जो उसने उससे लड़ते समय किया था। वह अपनी पौराणिक कटार बुलाकर ड्रैगन पर एक विशाल झरना गिराता है। इससे ड्रैगन क्रोधित हो सैटी पर अग्निश्वास छोड़ता है। सैटी तेजी से हटकर अपनी अंतिम क्षमता गेल सक्रिय करता है पर ड्रैगन उसे फिर जकड़ लेता है। वह मन को हिलने पर मजबूर करता है और देवतुल्य उद्घोषक उसे धमकी प्रतिरोध का कौशल दे स्वतंत्र रूप से हिलने देता है। वह अंतिम कौशल वन विद द स्वॉर्ड अनलॉक कर ड्रैगन की ओर झपटता है। उद्घोषक लेवल अप बटन दबाता है और सेरिया उसे गले लगाने दौड़ती है। आर्टोरिया सेरिया की जड़ी बूटियों से बच गई है पर भागने का रास्ता नहीं मिला। साइची घर जाने का रास्ता खोजने के लिए खजाने का संदूक खोलने दौड़ता है लेकिन ड्रैगन के रत्न के शक्तिशाली आंकड़े देख अपनी जादुई शक्ति बढ़ाने के लिए उसे खाने का फैसला करता है। वह खजाने का संदूक खोलता है। उसे किरीटों की तरह पहनने के लिए एक और काला कोट मिलता है। इनाम वाला खरगोश फिर एक पत्र से प्रकट होता है और उन्हें काल कोठरी से बाहर निकाल देता है। आर्टोरिया जागती है और साइची पर चिल्लाती है कि उसे नीचे उतारे लेकिन फिर अपनी बदकिस्मती में उन्हें फंसाने के लिए माफी मांगती है। वह उससे अपने लक पॉइंट्स दिखाती है जो -2 मिलियन है। बात यहीं खत्म नहीं होती। आर्टोरिया का दुर्भाग्य बचपन से ही उसके साथ रहा है जिससे आसपास के लोग भी प्रभावित हुए हैं। वह इस दुर्भाग्य के लिए माफी मांगती है पर साइची कहता है उसने कभी उन्हें दुर्भाग्य नहीं दिया। सेरिया भी सहमत है। कुछ दिन बीत जाते हैं। साइची आर्टोरिया को ढूंढता है जो तब से गायब थी। उसे आर्टोरिया उस मलबे में बैठी मिलती है जो उसने अपने परीक्षण के दौरान बनाया था और उसे बताता है कि सब उससे प्यार करते हैं और उसे याद करते हैं। साइची सोचता है कि वह उसे कैसे बेहतर महसूस करा सकता है तो वह उसे गले लगा लेता है और उसे बताता है कि वह तब तक उसके साथ रहेगा जब तक वह दिल से सच में मुस्कुरा नहीं पाती, जिससे आर्टोरिया रो पड़ती है। बाद में आर्टोरिया ने उसकी दयालुता के लिए उसे धन्यवाद दिया और साइची सोचने लगा कि उसे उसके दुर्भाग्य से कैसे निकाला जाए। उसकी यादों ने उसे बताया कि उसकी किस्मत हमेशा खराब रही है और उसे अपना जवाब मिल गया। साइची आर्टोरिया को अंगूठी पहनाकर उसका हाथ मांगता है। साइची उससे कहता है कि यह खुशी की अंगूठी है जो उसके श्राप को खत्म कर देगी। आर्टोरिया अब विनाशिका नहीं रहेगी और वह उसे हमेशा पूरा समर्थन देने का आश्वासन देता है। वह उसे धक्का देकर भाग जाती है। कुछ दिनों की तलाश के बाद वह उसे ढूंढ लेता है। साइची इस गलतफहमी को दूर करने की हिम्मत जुटाता है। आर्टोरिया समझती है कि उसने उसे यह अंगूठी इसलिए नहीं दी क्योंकि उसे लगता था कि वह उसके लिए बदकिस्मत है, लेकिन उसे बताती है कि उसे इन सब की परवाह नहीं है क्योंकि वह उससे प्यार करने लगी है। वह जानती है कि उसके पास सेरिया है लेकिन उससे पूछती है कि क्या वह तब भी उसके साथ रह सकती है भले ही वह सबसे संस्कारी लड़की न हो। साइची को एहसास होता है कि वह उन दोनों में से किसी एक को नहीं चुन सकता, इसलिए वह उसे पीछे धकेल देता है। सेरिया उसे स्वीकार करने को कहती है। सेरिया थोड़ी दुखी है कि वह उसे पूरी तरह अपना नहीं बना पाएगी पर उसे कभी एकाधिकार में रख ही नहीं पाई थी। साइची सेरिया को सबसे अच्छी लड़की होने के लिए धन्यवाद देता है और आर्टोरिया की ओर मुड़ता है पर वह उसे 8 बुलाने को कहती है क्योंकि उसके करीबी दोस्त उसे यही कहते हैं।
कुछ हफ्तों बाद साइची और सेरिया के खाने में गिल्ड मास्टर ने दखल दिया। बाद उसने उन्हें समझाया कि लंबी यात्राओं पर एक घोड़ा कैसे साहसी लोगों का भारी सामान ढो सकता है। साइची ने ध्यान से सुना। अपनी अकड़ दिखाने के बाद गुस्सेल ने अपने प्लॉट आर्मर से एक नक्शा निकाला और साइची को दे दिया। नक्शा उन्हें एक अस्तबल का रास्ता दिखाएगा जहाँ से उन्हें एक मजबूत घोड़ा अच्छी कीमत पर मिल सकता था। अस्तबल में मालिक ने सोचा कि क्या साइची रॉयल कप प्रतियोगिता के लिए घोड़ा लेने आया था। एक तीव्र और जानलेवा दौड़ जहाँ खिलाड़ी शानदार पुरस्कार जीतने के लिए घोड़ों पर प्रतिस्पर्धा करते थे। उसने साइची को अस्तबल में घोड़े दिखाए। ड्रैगन घोड़ा ज्यादातर साहसी लोगों की पहली पसंद था, लेकिन उसे पाना सबसे महंगा था। हिरण घोड़ा हालांकि बेवकूफ दिखता था, उसमें सबसे ज्यादा अश्वशक्ति थी, पर एक थप्पड़ उसे इसेकाई करने के लिए काफी था। प्रदर्शन पर आखिरी घोड़ा असल में एक मादा गद्दी थी, जिसका हिंसक स्वभाव उसे खरीदारों के लिए अनाकर्षक बनाता था। गद्दी मानती थी कि केवल वही लोग जिन्हें वह योग्य समझती थी उसे छू सकते थे। सवारी करना तो दूर की बात थी। जैसे ही अयोग्य अस्तबल मालिक उसके पास आकर पीठ थपथपाता रहा, वह तुरंत भड़क गई और खुरों से उसे कुचलने लगी। साइची ने गधे को आदमी को यातना देते देखा और उससे बात करने का तरीका चाहा। तभी मूल्यांकन प्रणाली ने साइची को बताया कि उसने सभी भाषाएं समझने का कौशल पा लिया था। इस कौशल से साइची उससे बात करने बढ़ा, पर उसने घातक हमला किया जो उसे लगभग छू गया। उसने उसे दोबारा कुचलने की कोशिश की, पर उसने उसके पैर पकड़कर उसे आसमान में उछाल दिया, जब तक कि उसे हार माननी पड़ी। साइची से वादा किया कि वह उसे अपना मालिक मानकर उसकी आज्ञा मानेगी। कोमा में जाने के बाद अस्तबल के मालिक ने उन्हें जाने से रोकने की कोशिश की। हालांकि लुलुने ने उस आदमी को दीवार के पार लात मार दी, तो उसने सबको एक साथ जाने दिया। लुलुन बहुत उत्साहित थी, क्योंकि पहली बार बाहरी दुनिया देख रही थी। उसे राज्य पसंद था, पर साइची को ज्यादा पसंद करती थी उसके शानदार खाने के लिए। वापस लौटते समय उन्हें मेई नाम की एक परेशान लड़की मिली। एक साथी चित्रकार क्लेबर्गर उसे चेरिसी चित्रकला प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए मना रहा था। इसका आयोजन रॉयल कप प्रतियोगिता के 1 महीने बाद होना था और इसमें राज्य भर के विभिन्न कलाकारों के चित्र प्रदर्शित होते। मेई को लगा कि इतनी प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के लिए उसकी पेंटिंग अच्छी नहीं थी, लेकिन साइची ने उसे भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। वह खुद भी अपने डर पर काबू पाकर रॉयल कप में हिस्सा ले रहा था। उसने कहा कि अगर वह शीर्ष 3 में आ गया तो उसे उम्मीद है कि यह मेई को अपनी घबराहट दूर करने के लिए प्रेरित करेगा। साइची के इन शब्दों से मेई की आंखें चमक उठीं और वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए दृढ़ हो गई। रॉयल कप प्रतियोगिता का दिन आ गया और साइची लुलुने के साथ तैयार हुआ, जबकि उसकी पत्नियों ने भीड़ से उसका उत्साह बढ़ाया। लुलुने को बस 5वें स्थान के इनाम, एक बड़ी मछली डिश की परवाह थी। बाकी सभी धावकों को पहले स्थान के पुरस्कार की अधिक चिंता थी, जो राज्य की खूबसूरत वाल्किरी योद्धाओं के साथ पूरा दिन बिताने का टिकट था। प्रतियोगिता की प्रभारी वाल्किरी योद्धा लोर्ना ने दौड़ शुरू करने के लिए तोप दागने का संकेत दिया। जैसा कि अपेक्षित था, वे मूर्ख हिरण घोड़े संकेत देने वाली तोप की आवाज के सदमे से मर गए। लुलु ने, जो पहले जुनूनी और केंद्रित लग रही थी, ट्रैक पर मुश्किल से अपना भार खींच पा रही थी। 5वें इनाम के भोजन का उसे इतना इंतजार था कि उत्तेजना में नाश्ता छोड़ दिया, इसलिए वह प्रतियोगिता के लिए बहुत थक गई थी। साइची ने दौड़ में अच्छा प्रदर्शन कर मेई का आत्मविश्वास बढ़ाने का निश्चय किया, तो उसने विकास का एक फल उठाया और लुलुने को दे दिया। लुलुने ने तुरंत अपनी ताकत वापस पाई और अविश्वसनीय गति से अन्य धावकों की ओर दौड़ने लगी। एक धावक ने दूसरों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बी श्रेणी के ग्रैंड वुल्फ्स और ए श्रेणी के हेल वुल्फ का एक झुंड बुलाया। हालांकि लुलु ने उस स्वादिष्ट तांबुली को खाने से रोकने वाली नहीं थी। वह आसमान में कूदी और इतनी जोर से जमीन पर उतरी कि सभी ग्रैंड वुल्फ्स हवा में उड़कर खत्म हो गए। हेल वुल्फ पर वह पूरी ताकत से झपटी, थूथन पर वार किया और वह धड़ाम से गिर गया। बाकी रेसर जो हुआ देखकर लुलुने से सहम गए और उन्होंने रेस छोड़ दी। इससे साइची और लुलुने आगे हो गए और वे प्रतियोगिता के विजेता बने। पहले आने और कप जीतने के बावजूद लुलुने बहुत दुखी थी, क्योंकि उसे स्वादिष्ट तांबुली खाने का मौका नहीं मिला था। पर साइची ने प्रतियोगिता में मदद के लिए उसे धन्यवाद दिया और कहा कि वह उससे कुछ खरीद देगा। लुलुने उसकी दया से भावुक हो गई और रोते हुए उसकी बाहों में गिर गई। कुछ बदल गया और एक तेज रोशनी लुलुने के चारों ओर चमकी। लुलुने के इस रूप को देखकर साइची अवाक रह गया और वह खुद को उसके विशाल वक्षों को घूरने से रोकने की कोशिश करता है। आर्टोरिया और सेरिया कमरे में आई और अपने पति को एक नग्न महिला के साथ अकेला देखकर चौंक गईं। वह उन्हें बताता है कि वह लुलुने थी, लेकिन आर्टोरिया ने उसका सिर उससे भी ज्यादा जोर से फोड़ा जितना उसने पिछली रात उसे मारा था। सेरिया ने माहौल साफ किया। आर्टोरिया को बताया कि वह भी कभी गोरिल्ला थी, जब तक उसने विकास का फल खाकर एक खूबसूरत महिला का रूप नहीं लिया। इस स्पष्टीकरण के बाद आर्टोरिया लुलुने के असली स्वभाव को कुछ हद तक समझ गई। उसने लुलुने को मेकओवर के लिए मॉल तक ले जाने की भी पहल की। पहले की अजीबोगरीब स्थिति से उबरकर सब लुलुने के नए रूप को अपनाने लगे थे।
दो वॉल्किरी योद्धा मॉल में उनके पास आए और बिना ज्यादा स्पष्टीकरण दिए साइची को गिरफ्तार करके ले गए। इसी बीच दानव लोक में दानवराज की बेटी ने दानवराज की सेना के सभी कमांडरों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। उसने उन्हें विनबर्ग साम्राज्य के साथ गठबंधन की संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए बुलाया। वे उसके प्रस्ताव से चौंक गए, क्योंकि मनुष्य ही राक्षसों के दुखद जीवन का मुख्य कारण थे। फिर भी दानवराज के प्रति निष्ठा के कारण वे सब उसकी योजनाओं के साथ हो लिए। हालांकि दानवराज का सहायक क्रेज इस विचार से बिल्कुल सहमत नहीं था और उसके अपने भयावह इरादे थे। इधर मानव लोक में साइची को आर्कशेल कैसल ले जाया जा रहा था, जहां उसे वॉल्किरी योद्धाओं के साथ पूरा दिन बिताना था। कन्नाजुकी और अन्य नायकों को बारबाडोर अकादमी पहुंचाया गया, जहां वे राक्षसों के विरुद्ध युद्ध में कठपुतली बन गए। साइची वॉल्किरी की नेता लुइस बॉल्डज से मिला, जो महानतम तलवारबाजों में से एक थी। साइची जल्द महल छोड़ना चाहता था, पर अब पीछे नहीं हट सकता था। लुइस तलवार निकालती है और तेजी से वार करती है, पर वह बाल बाल बच जाता है। वह मुस्कुराई, हैरान थी कि वह उसका पहला वार टाल गया। दूसरे राउंड में वह और जोर से हमला करती है, ताबड़तोड़ वार करती है। उसके साथी हैरान थे कि साइची उसके हर वार से बच रहा था। जैसे ही वह कूदी और अपने अंतिम प्रहार के लिए तैयार हुई, सिस्टम ने साइची को बताया कि उसने 3 अति शक्तिशाली कौशल अनलॉक कर लिए थे: एडेप्टेशन एक्टिवेटिंग, वर्ल्ड विजन और रिफ्लेक्सिव डिफेंस। इन नए कौशल से साइची ने लुइस के हमले का जवाब दिया और अपनी तलवार की नोक उसकी ओर कर उसकी हार तय कर दी। सभी वाल्किरी योद्धा यह देखकर हैरान थे कि कोई उनकी प्यारी कप्तान को हरा सकता है। लुइस एक कदम आगे बढ़ी और साइची के सामने घुटने टेककर उसे मास्टर पुकारा। बाद में उसने अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी और अपनी कहानी सुनाई। वह कम उम्र में ही तलवार चलाने में माहिर थी। कौशल बढ़ने पर लोग उससे दोस्ती से कतराने लगे। साइची से हारने पर उसे अंततः ऐसा गुरु मिला जो उससे नहीं डरता था। साइची ने उसे सामान्य रहने और शिक्षक कहने को कहा और उसे प्रशिक्षक कौशल मिला। लेकिन अभ्यास का मौका मिलने से पहले ही महल से एक तीखी चीख सुनाई दी। एक नौकर ने बताया कि एक घुसपैठिया महल में घुसकर राजा पर हमला कर चुका था। लुइस और अन्य वाल्किरी अपराध स्थल की ओर दौड़ी, पर साइची को बाहरी होने के कारण साथ आने से रोका। हालांकि अपनी वर्ल्ड विजन क्षमता से उसने हत्यारे का ठिकाना पता कर लिया और उनके आदेशों की अवहेलना कर अपराधी को पकड़वाने में मदद करने की योजना बनाई। साइची ने हत्यारे को परखा, यह जानने के लिए कि वह किससे मुकाबला कर रहा था, लेकिन यह देखकर चौंक गया कि हत्यारी ओल्गा कोमिरिया नाम की 8 साल की लड़की थी। छत तोड़कर अंदर आई। साइची को देखते ही उसने उस पर कटारें फेंकी, लेकिन उसने एक हाथ से कटारें आसानी से पकड़ ली। उसकी रिफ्लेक्सिव स्किल सक्रिय हुई और उसने ओल्गा पर कटारें फेंक दी, जिससे वह दीवार से जा लगी। वह ठीक है देखकर उसने राहत की सांस ली। डर था कि कटारों से उसे चोट लगी होगी। फिर भी वह तुरंत दीवार से हटकर कई हमलों के साथ उसकी ओर दौड़ती है। साइची ने उसके हर हमले को चकमा दिया और उसकी गर्दन पर एक ही वार से उसे बेहोश कर दिया। उसने उसे लुइस और अन्य योद्धाओं के सामने पेश किया, जो यह देखकर हैरान थे कि हत्यारा कितना छोटा था। लेकिन लुइस ने बताया कि ओल्गा ने राजा पर कर्स नाइफ नामक जादुई हथियार से हमला कर उसे गहरी नींद में सुला दिया था। राजा के लिए उनके रोने पर दुखी साइची ने मदद का निश्चय किया। छात्रावास पहुंचकर वह राजा की पहचान से हैरान था। वह वही भला आदमी था जिसने पिछले हफ्ते कॉफी शॉप में उसे आर्टोरिया से सुलह की सलाह दी थी। साइची सोच रहा था कि क्या उसने राजा का सम्मान ठीक से किया, पर लुइस के बड़े भाई फ्लोरियो बाल्ज ने राजा को ठीक करने की गुहार लगाई। पर इस दुनिया में शाप ठीक करने का कोई मंत्र नहीं था, इसलिए उसे एक बनाना पड़ा। अपनी जादुई शक्ति से उसने शार्प चाकू के असर को खत्म करने वाला मंत्र सोचा। तुरंत साइची ने इन्वर्ट मैजिक बनाया, जिसने राजा की अनंत निद्रा को अनंत स्वास्थ्य में बदल दिया। साइची द्वारा ठीक किए जाने पर राजा ने उसे मनचाही चीज देने का वादा किया, मगर साइची ने विनम्रता से मना कर दिया। पर राजा के जोर देने पर साइची ने फ्लोरियो, लुइस और अन्य वॉल्किरीज के साथ अपनी जादू और तलवारबाजी सुधारने की अनुमति मांगी। काजिया साम्राज्य में झाकिया हैरान था कि राजा ने अपने नायकों को बारबाडोर अकादमी क्यों भेजा, पर राजा नहीं। इस आदेश के पीछे हेलियो नाम का एक दुष्ट था, जिसने नायकों को जादुई कंगन से गुलाम बनाया था। यह सुनकर झाकिया क्रोधित हो उठा, पर प्रतिक्रिया से पहले एक तीर तेजी से राजा की ओर आया। तुरंत जकिया ने तलवार से तीर के 2 टुकड़े कर दिए और राजा ने हत्यारे को ढूंढने का आदेश दिया। आर्कशेल महल में सेरिया और गिरोह साइची से अचानक मिलने आते हैं। जब आर्टोरिया को पता चला कि साइची ने अपने हरम में एक और लड़की को अनलॉक कर लिया है, तो वह साइची के चेहरे पर मुक्के मारने को तैयार थी। हालांकि साइची ने समझाने की कोशिश की कि लुइस वाल्किरीज की नेता है और उसकी सिर्फ एक शिष्या है।
उन सब ने अपना परिचय दिया और फ्लोरियो यह देखकर हैरान था कि साइची की एक पत्नी, एक प्रेमिका और एक नौकरानी थी, लेकिन साइची को समझ नहीं आया कि वह क्या कह रहा था। इसी बीच लोर्ना तैयार थी और ओल्गा से बात उगलवाने के लिए रणनीति का इस्तेमाल करने पर आमादा थी। उसकी मानसिक यातना की पहली कोशिशें नाकाम रहीं। उसने ओल्गा को गर्मागर्म खाने से तड़पा कर इसे और बढ़ा दिया। ओल्गा को खाने की खुशबू आ रही थी, पर वह खा नहीं सकती थी क्योंकि उसके हाथ मुंह बंधे थे। साइची ने उसे सुना तो लोर्ना को उस बेचारी लड़की को और सताते हुए बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने दरवाजा तोड़कर पूछताछ खत्म कर दी। लुइस ने लोर्ना को ज्यादा कठोर होने के लिए डांटा और वह ओल्गा के पास जाकर धीरे से उसकी आंखों पर से पट्टी हटाती है और वह मेज पर रखा खाना देखती है। पर ओल्गा हैरान है कि राजा पर हमले के बाद भी उसे खाना दे रहे हैं। फिर भी लुइस ने ओल्गा के गले में गुलामी का पट्टा पहचान लिया। उसके अनुसार इसे पहनने वालों को आदेश मानने पर मजबूर किया जाता था कि जिसने भी इसे उन पर रखा था। साइची पूछता है कि वे कॉलर क्यों नहीं फाड़ सकते, पर ओल्गा दिखाती है कि कोशिश करने पर क्या होता है। उसे तुरंत बिजली लगी। साइची ने अपनी जादू शक्ति से एक मंत्र बनाया ताकि ओल्गा कॉलर से मुक्त हो। गुलामी शब्द से वह आजादी की कल्पना नहीं कर पा रहा था, पर उसके दिमाग में एक आदमी आ गया। राष्ट्रपति लिंकन स्वतंत्रता के महानतम प्रतीक थे, तो उनकी कल्पना कर उसने एक नया मंत्र रचा जिसने तुरंत ओल्गा की गर्दन का पट्टा चकनाचूर कर दिया। इतने लंबे समय बाद आजादी पाकर वह फूट फूट कर रोने लगती है और सेरिया उसे सांत्वना देने दौड़ पड़ती है। रोने के बाद ओल्गा सबको अपनी कहानी सुनाती है। जब वह छोटी थी तो कैसर साम्राज्य ने उसकी प्रजाति को सिर्फ जानवर जाति होने के कारण सताया था। उसे कम उम्र में माँ से अलग कर साम्राज्य के लिए एक घातक हत्यारा बनने पर मजबूर किया गया। अपनी कहानी बताकर उसे अपराध बोध हुआ, पर साइची ने कहा वह अच्छी है। कैसर साम्राज्य के हेर फेर में उसकी गलती नहीं थी। अब से वह उसे अपनी छोटी बहन मानेगा। बाद में साइची अपनी राक्षसी शक्ति को नियंत्रित करना सीख रहा था, पर नियंत्रण कौशल की बजाय उसे अंतहीन नरक कौशल मिला। इससे पहले कि वह संभल पाता, गुस्सेल और एरिस उसके सामने आ गए। उन्होंने पवित्र जादूगर बर्नाबास का परिचय कराया, जो सभी प्रकार के जादू में माहिर सबसे महान जादूगर और बार्बाडोर मैजिक एकेडमी के प्रिंसिपल भी हैं। वे कैसर साम्राज्य के नायकों के अकादमी में दाखिले पर चर्चा कर रहे थे। तभी एक पहरेदार ने उन्हें रोका, जिसने पास के गांव में राक्षसों के झुंड के दिखने की खबर दी। राक्षसों का झुंड दीवार की ओर बढ़ रहा था। साहसी युद्ध की तैयारी में थे और ओल्गा साइची के पास आई। उसने वादा किया कि वह अपने प्रियजनों के साथ देश को बचाने की पूरी कोशिश करेगी। हालांकि साइची ने उससे खुद को ज्यादा न थकाने का अनुरोध किया। गुस्सैल दीवार से कूदा, राक्षसों के विरुद्ध अन्य साहसी लोगों का नेतृत्व करने। सभी साहसी युद्ध घोष करते हुए पीछे पीछे चले, पर पवित्र जादूगर ने साइची से पीछे रहकर देखने को कहा। गुस्सेल, एरिस अपने चाबुक के साथ, रोज क्लैन और अन्य साहसी अपनी विशेष चालों से राक्षसों की लहर को चीरते हुए आगे बढ़े। कैफे का मालिक बीस्ट किंग के सामने आया और उस पर वार किया, जिससे साइची चौंक गया, लेकिन राजा ने बताया कि वह असल में एक महान हत्यारा है। सेरिया ने अपनी भुजाओं को गोरिल्ला मोड में बदला और एक पंच मारा। आर्टोरिया ने अपने परम आइस स्पेल आइस प्रिजन से प्रतिद्वंद्वी को बर्फ का ढेर बना दिया। लुलुने ने किक्स की बौछार की और ओल्गा ने रास्ते के राक्षसों को कुशलता से मार गिराया। पवित्र जादूगर इन युवाओं से पीछे नहीं रहा। उसने क्योस रेन मंत्र चलाया। हालांकि ये काफी नहीं था, तो उसने अपना अंतिम एओई जादुई मंत्र केओस टॉर्नेडो चलाकर मैदान के दुश्मनों को खत्म कर दिया। अपनी सारी शक्तियों के साथ साइची को जीत का भरोसा था, पर उसने जंगल में छिपे राक्षसों का एक झुंड देखा। यह झुंड मूल से दोगुना था और हर एक एस रैंक राक्षस के स्तर का था। यह अंतिम युद्ध था जो उनके राज्य का भाग्य तय करने वाला था, पर उनके किसी भी हमले से कोई क्षति नहीं हो रही थी। साइची ने राक्षसों को हराने के लिए एक अंतिम मंत्र बनाने का सोचा। उसने एक ऐसा मंत्र सोचा जो आकाश से सभी राक्षसों को ईश्वर के न्याय की तरह मिटा दे। हालांकि मंत्र डालने पर कुछ नहीं हुआ, लेकिन जादू निर्माण कौशल ने न्याय क्षमता को सक्रिय कर दिया। साइची अपनी नई शक्ति परखता है और पाता है कि ईश्वरीय न्याय उसे हराता है, जिसे वह हानिकारक मानता है। युद्ध आखिरकार जीत जाने पर सब खुशी से चिल्ला उठे और हारे हुए राक्षसों का प्रकाश साइची में समा गया, जिससे वह सैकड़ों बार लेवल अप हो गया। साइची ने देखा कि सिस्टम की आवाज अब विनम्रता से बात कर रही है और यह साइची को बताती है कि उसने कई नए कौशल अनलॉक कर लिए हैं। राजा ने साइची के प्रयासों की सराहना की और विदा ली। युद्ध के बाद साइची के दोस्त उससे मिलने दौड़े और ओल्गा ने उसे अपना सिर सहलाने को कहा। वह माफी मांगता है और पूछता है कि क्या साइची उसकी अकादमी में शिक्षक बनेगा। साइची ने अचानक प्रस्ताव का कारण पूछा तो कमांडर ने बताया कि राक्षसों पर उसका व्यापक मंत्र उसने देखी सबसे शक्तिशाली क्षमता थी। साइची ने दोस्तों से अलग न होने के कारण मना किया तो पवित्र जादूगर ने कहा कि उसके दोस्त भी साथ आ सकते हैं।
उसे लगा कि सेरिया एक आदर्श छात्रा होगी, आर्टोरिया एक दिलचस्प शिक्षिका, लुलू ने उनकी मार्शल आर्ट्स कोच और ओल्गा उसकी दासी बन सकती है। साइची को इसमें कोई आपत्ति नहीं थी और सभी लड़कियां उसके साथ जाने को तैयार थीं, जहां भी उसका भविष्य उसे ले जाए। स्कूल शुरू होने से पहले अपनी आजादी के आखिरी दिनों में साइची ने लुलुने को उसका पसंदीदा खाना खिलाने और आर्टोरिया के साथ फिल्म देखने में बिताया। जब सेरिया की साइची के साथ डेट पर जाने की बारी आई तो उसने पूछा कि क्या वह ओल्गा को साथ ला सकती है, क्योंकि उसे हमेशा अकेला छोड़ दिया जाता था। जब उन्होंने अपना दिन एक साथ बिताया तो साइची और सेरिया ओल्गा को मजे करते देख खुश हुए। नदी किनारे साइची ने सेरिया को प्यार के लिए धन्यवाद दिया और अपना प्यार जताया। यह सुनकर सेरिया रो पड़ी। बच्चे साइची को खेलने बुलाते हैं। सेरिया सोचती है उसे ही धन्यवाद देना चाहिए। खेलते खेलते ऊपर से एक गुब्बारा आया। साइची ने एक लड़की को पहचाना। उद्घोषक ने बताया चित्रकला प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। वह उन्हें जज कुख्यात मास्टर लियोन बर्गर से मिलवाता है और साइची को याद आता है कि उसने यह नाम पहले सुना था। उद्घोषक पहले प्रतियोगी क्ले बर्गर का परिचय कराता है, कई प्रतियोगिताओं का विजेता कलाकार। साइची को एहसास होता है कि यह वही बच्चा है जिसके बारे में लड़की बात कर रही थी। क्ले अपनी पेंटिंग भीड़ को दिखाता है और पूरी भीड़ उसके बनाए हुए टुकड़े को चुपचाप देखती रहती है। आखिरकार मेई की कला दिखाने की बारी आई। जैसे ही उसने अपनी पेंटिंग दिखाई, साइची वहीं ठिठक गया। उसमें वह किंवदंतियों के एक वीर योद्धा जैसा दिख रहा था। वह पेंटिंग में मौजूद व्यक्ति को अपना हीरो बताती है और साइची का सिर इतना फूलने वाला था कि उसके कान जलने और खुजलाने लगे। प्रतियोगिता खत्म होने पर साइची ने मेई को पहला स्थान जीतने पर बधाई दी। मेई ने बताया कि लियोन ने उसे कला के शहर में पेंटिंग सीखने का प्रस्ताव दिया था। अपने लक्ष्य हासिल करने के बावजूद वह जाने वाली थी, इसलिए दुखी थी, पर साइची ने उसे खुश करने की कोशिश की। वॉल्किरीज आखिरकार राजधानी लौट आते हैं, लेकिन वह दुखी थी कि साइची अकादमी जाने वाला था। काश वह उसके साथ जा पाती। हाइची, सेरिया, आर्टोरिया, लुलुन और पवित्र जादूगर अपनी यात्रा पर निकलने वाले हैं और सभी को विदा कहते हैं। साइची उस शहर को छोड़ रहा है जिसने उसे इस दुनिया में प्यार से अपनाया था और वह अपने सुखद अनुभवों को याद करता है। पवित्र जादूगर बताता है कि वे अकादमी के करीब हैं और साइची सोचता है कि स्कूल में उसका कैसा जीवन होगा। अचानक एक रहस्यमय पावर रेंजर उसकी गाड़ी पर आया और खुद को न्याय का नायक निश्चित विजय की माला बताया। साइची को एहसास होता है कि स्कूल में उसकी जिंदगी खराब होगी, पर कम से कम सभी लड़कियां उसके साथ होंगी।